आज की इस डीप डाइव में हमारे पास जो सोर्स मटेरियल आया है ना, उसे देखकर मैं सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? नॉर्मली जब हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हमारे पास लंबे चौड़े आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं या फिर भारी भरकम चैप्टर्स होते हैं। हाँ, वो तो है। हम उस डेटा में से काम की चीजें निकालते हैं। एग्जैक्टली लेकिन आज हमारे पास क्या है? सिर्फ एक किताब का टाइटल, द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, और उसके साथ हिंदी में लिखा हुआ एक शब्द, बौद्ध धर्म। बस इतना ही। मतलब और कुछ भी नहीं? कोई समरी या इंट्रोडक्शन? कुछ भी नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो पहले मुझे लगा कि शायद फाइल आधी ही डाउनलोड हुई है या हमारे पास अधूरी इन्फॉर्मेशन आई है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। आज के इस डिजिटल एज में ना हम लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इतने आदी हो चुके हैं। हमें हर चीज डिटेल में चाहिए होती है। बिल्कुल। जब हमारे सामने बहुत सारा डेटा नहीं होता तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ 50 पेजों में नहीं लिखी है तो शायद उसमें कोई डेप्थ ही नहीं है। सही कहा। लेकिन कभी-कभी इस तरह के बहुत ही लिमिटेड और कंसाइज सोर्स मटेरियल के साथ डील करना एक बहुत ही शानदार मेंटल एक्सरसाइज होती है। ये हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ डेटा कंज्यूम करने के बजाय उस कॉन्सेप्ट के कोर आइडिया पर फोकस करें। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ और आज का हमारा मकसद भी यही है। हम इस बात पर गहराई से बात करेंगे कि किसी विशाल और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के सार मतलब एसेंस का असल में क्या मतलब होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे ना एक बहुत ही फेमस कोट याद आ रहा है जो अक्सर मार्क ट्वेन से जोड़ा जाता है। उसमें कहा गया है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना लंबा खत लिखा क्योंकि मेरे पास एक छोटा खत लिखने का वक्त नहीं था। ओह हाँ, ये बहुत ही क्लासिक कोट है ना? ये लाइन मुझे हमेशा हिट करती है क्योंकि कुछ शब्दों में अपनी बात कहना सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। वो कोट इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, किसी भी चीज को एक्सपैंड करना आसान है। अगर आप किसी को एक टॉपिक दें तो वो उस पर 10 पेज आराम से लिख सकता है, बिना रुके लिख सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस 10 पेज की नॉलेज को फिल्टर करके उसे सिर्फ 10 शब्दों में समेटने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की एकदम मास्टर लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। एग्जैक्टली। जब हम एसेंस की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसे समरी से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं। थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करेंगी? समरी सिर्फ एक बड़ी कहानी का छोटा वर्जन होती है जिसमें आप सारे मेन इवेंट्स बता देते हैं, लेकिन एसेंस उस कहानी का वो फंडामेंटल सच है जिसके बिना उस कहानी का कोई वजूद ही नहीं है। तो इसे अगर मैं आज के कॉर्पोरेट या स्टार्टअप वर्ल्ड के नजरिए से देखूं, तो क्या हम इसे एक एलिवेटर पिच से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर मुझे 30 सेकंड या एक लाइन में ये नहीं बता सकता कि उसकी कंपनी असल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे खुद अपनी कंपनी का कोर एसेंस नहीं पता। सही पॉइंट है। समरी तो उसकी पूरी की पूरी पिच डेक होगी जिसमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मार्केट एनालिसिस और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन एसेंस वो एक लाइन है जो इन्वेस्टर को हुक करती है। एलिवेटर पिच एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। गो अहेड। एलिवेटर पिच से इन्वेस्टर हुक तो हो जाता है, लेकिन क्या वो सिर्फ उस एक लाइन के बेसिस पर करोड़ों की फंडिंग दे देता है? नहीं ना। नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है। उसे बाद में डिटेल्स चाहिए होती हैं। बिल्कुल, उसे बाद में वो पिच डेक चाहिए होता है। जब हम किसी बहुत बड़े आइडिया को, जैसे कि बौद्ध धर्म जिसका हजारों साल का इतिहास है, जिसमें अलग अलग फिलॉसफीज हैं, उसे सिर्फ कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उसकी असली डेप्थ को खत्म नहीं कर रहे होते? ये सोचने वाली बात है। अक्सर लोग एसेंस को समझाने के लिए इत्र का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हजारों गुलाबों को उबालकर इत्र की एक बूंद निकाली जाती है। हाँ, ये एनोलॉजी तो बहुत कॉमन है। ये सुनने में भी काफी पोएटिक लगती है कि आप हजारों फूलों की खुशबू एक बूंद में समेट रहे हैं। पोएटिक तो है, लेकिन इसमें एक डार्क साइड भी है। इत्र निकालने के उस प्रोसेस में आप उन हजारों गुलाबों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओहो, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। उनकी पंखुड़ियां, उनका रंग, उनकी बनावट सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बचती है तो सिर्फ एक खुशबू। क्या नॉलेज या हिस्ट्री के साथ भी ऐसा ही नहीं होता? मतलब आप कह रही हैं कि हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं? एग्जैक्टली। जब हम किसी बहुत बड़े सब्जेक्ट का सिर्फ एसेंस निकालते हैं तो हम बहुत सारी बारीकियों, हिस्टोरिकल डिबेट्स
और कॉन्टेक्स्ट को काट छांट कर बाहर फेंक देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एसेंस पर फोकस करने के चक्कर में हम ओवर सिंप्लीफिकेशन का शिकार तो नहीं हो रहे? ये पॉइंट काफी वैलिड है। मतलब एसेंस निकालने का जो प्रोसेस है वो एक तरह से काफी वायलेंट प्रोसेस हो सकता है। आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? अगर कोई इंसान नई चीजें सीखना चाहता है तो वो हर सब्जेक्ट के सारे गुलाबों को स्टडी नहीं कर सकता। हाँ, टाइम का कंस्ट्रेंट तो है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। अगर मुझे साइंस के किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझना है तो मैं अपनी पूरी लाइफ लैबोरेटरी में नहीं बिता सकता ना। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और इसीलिए एसेंस की वैल्यू है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि एसेंस कोई अल्टीमेट एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फाउंडेशन की तरह। हाँ, चलिए हमारे सोर्स मटेरियल के ही रेफरेंस में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई पूछता है कि बौद्ध धर्म का एसेंस क्या है, तो बहुत से स्कॉलर्स कहेंगे कि उसका एसेंस 4 आर्य सत्य हैं। 4 नोबल ट्रूथ्स। एग्जैक्टली, कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक मार्ग है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। राइट, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें वो 8 रास्ते बताए गए हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और वो सब। हाँ बिल्कुल। तो ये जो चंद लाइनें हैं ना, ये उस पूरी फिलॉसफी का कोर है। एक तरह से उनका डेली लाइफ से सीधा कनेक्शन है। और ये सुनने में कितनी सिंपल लगती हैं, लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे के पूरे कल्चर और लाइफस्टाइल का निर्माण हुआ है। और यहाँ आप ध्यान से समझिए कि ये एसेंस काम कैसे करता है। वो 4 लाइनें या वो एसेंस आपको एक डायरेक्शन देता है, एक कंपास की तरह काम करता है। कंपास, ई अच्छा वर्ड है। अगर आपको वो कोर समझ में आ गया तो आप बौद्ध धर्म की कॉम्प्लेक्स डिबेट्स में खोएंगे नहीं। आप हमेशा उस नॉलेज को उन 4 सत्यों के फ्रेमवर्क में फिट करके देख पाएंगे। और यही बात तो हर फील्ड में लागू होती है। आपने साइंस का जिक्र किया तो मुझे आइंस्टाइन का E=mc² याद आ रहा है। ओहो, वो तो शायद हिस्ट्री का सबसे फेमस एसेंस है ना? सिर्फ 5 कैरेक्टर्स में पूरे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। बिल्कुल, E=mc² मास और एनर्जी के रिलेशन का एसेंस है। लेकिन क्या कोई सिर्फ उस छोटी सी इक्वेशन को पढ़कर एटॉमिक फिजिक्स का एक्सपर्ट बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस इक्वेशन ने पूरी दुनिया बदल दी, लेकिन उसके पीछे की मैथ्स और क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एसेंस आपको वो क्लैरिटी देता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, बिना एसेंस के अगर आप सीधे डिटेल्स में घुसेंगे तो आप बस रट्टा मार रहे होंगे, कुछ समझ नहीं रहे होंगे। एग्जैक्टली। अगर हम हिस्ट्री पे भी नजर डालें तो हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े बदलाव या मूवमेंट्स हुए हैं वो किसी 500 पेज के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की वजह से आम लोगों तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही कहा। वो पहुंचे एक एसेंस की वजह से। जैसे अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो करो या मरो सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन ये उस वक्त की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन और आज़ादी की अर्जेंसी का एकदम प्योर एसेंस था। ये बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। आप सोचिए, आम जनता के पास इतना टाइम या एजुकेशन नहीं थी कि वो बैठकर पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ें। हाँ, उस वक्त कहाँ इतना टाइम था। लेकिन जब एक लीडर उस पूरे स्ट्रगल को एक छोटे से फ्रेज में डिस्टिल कर देता है तो वो लोगों के दिमाग में छप जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भी ऐसा ही एक एसेंस था जिसने एक पूरे युग को डिफाइन कर दिया। हाँ, और मजे की बात यह है कि जब आप इन शब्दों को सुनते हैं तो आपको इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री का एक आइडिया लग जाता है। और यही वो प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे पूरी किताब रटने बैठ जाते हैं। हाँ, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। जब किसी के सामने 500 पेज की कॉर्पोरेट रिपोर्ट या कोई मोटी किताब रख दी जाती है तो लोग अक्सर पैनिक कर जाते हैं। वो पेज 1 से पढ़ना शुरू करते हैं और पेज 50 तक आते आते भूल जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नॉइज यानी शोरगुल में इतना खो जाते हैं कि वो सिग्नल को मिस कर देते हैं। सिग्नल और नॉइज, ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में। देखिए, अगर वो पढ़ने से पहले खुद से ये पूछें कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का कोर मैसेज या एसेंस क्या है, तो उनका अप्रोच बिल्कुल बदल जाएगा। इसे ही हम सिग्नल टू नॉइज रेशो कहते हैं। आज की दुनिया में नॉइज बहुत ज्यादा है यार। हम दिन भर न्यूज फीड स्क्रॉल करते हैं, हजारों ओपिनियंस पढ़ते हैं और एंडलेस सोशल मीडिया थ्रेड्स देखते हैं। हमारे दिमाग को लगातार कचरा डेटा प्रोसेस करना पड़ रहा है। सही बात है। इस सिचुएशन में जब हमारे सामने द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म जैसा कोई सोर्स आता है जो बिल्कुल स्ट्रिप्ड डाउन है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, तो वो हमारे दिमाग को एक ब्रेक देता है। एक पॉज बटन की तरह। एग्जैक्टली।
वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे फिल्टर कैसे करते हैं। ये जो आपने कहा ना कि वो हमारे दिमाग को ब्रेक देता है, मुझे लगता है कि वो हमें पैसिव से एक्टिव कंज्यूमर भी बनाता है। वो कैसे? देखिए, जब आप एक पूरी किताब पढ़ते हैं तो आप एक तरह से पैसिव मोड में होते हैं। ऑथर आपको जो बता रहा है, आप बस उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। हाँ, हम बस फ्लो के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन जब आपको सिर्फ एक टाइटल मिलता है, एक ब्लैंक कैनवस की तरह, तो आपका दिमाग खुद काम करना शुरू कर देता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर वो एसेंस है क्या। ये एक बहुत ही क्रूशियल ऑब्जर्वेशन है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस ट्रिगर होता है, वो किसी भी बनी बनाई समरी को पढ़ने से कई ज्यादा पावरफुल है। मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ। जब इन्फॉर्मेशन कम होती है तो इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्पेस बन जाता है। लेकिन इसमें एक और मॉडर्न प्रॉब्लम भी छुपी हुई है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। आज के इंटरनेट कल्चर में हमने एसेंस को क्लिक बेट बना दिया है। हमें हर चीज 15 सेकंड की रील या 280 कैरेक्टर्स के ट्वीट में चाहिए होती है। ओह हाँ, ये तो आज का सबसे बड़ा सच है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक कैची हेडलाइन पढ़ ली तो उन्हें पूरे जियोपॉलिटिकल इशू का एसेंस समझ आ गया। और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट या साइंटिफिक डिस्कवरी को आप एक ट्वीट या एक शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा सकते। बिल्कुल। और यहीं पर हमें एलिवेटर पिच और इत्र वाली बात को बैलेंस करना होगा। किसी विषय का असली एसेंस वो नहीं है जो आपको 15 सेकंड में एंटरटेन कर दे या आपको एक झूठा कॉन्फिडेंस दे दे। तो फिर असली एसेंस क्या है? असली एसेंस वो है जो आपको उस विषय की गहराई में जाने के लिए मोटिवेट करे। हमारा जो आज का सोर्स है, द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये एक सीरियस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। जो आपको एक दिशा दे रहा है। हाँ, ये आपको बता रहा है कि एक कोर है जिसे आपको खोजना है। जो लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर खुद को नॉलेजेबल समझते हैं, वो असल में उस इत्र की खुशबू तो सूंघ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो खुशबू आई कहाँ से है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर हम इसे सम अप करें, तो एक अच्छे लर्नर की निशानी ये नहीं है कि वो कितनी किताबें पढ़ सकता है या कितने फैक्ट्स याद कर सकता है, बल्कि ये है कि क्या वो उस किताब के शोर के बीच में से वो एक सिग्नल पकड़ सकता है या नहीं। बिल्कुल सही Okay. कहा। अगर हम अपने काम में, अपनी पढ़ाई में या इवन अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में इस एसेंस फर्स्ट अप्रोच को अप्लाई करें, तो हमारी लाइफ की काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है। वो तो है ही। मान लीजिए, अगर ऑफिस में कोई मीटिंग 1 घंटे से चल रही है और कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो वहाँ किसी को रोक कर पूछना चाहिए कि बॉस, इस डिस्कशन का एसेंस क्या है, हम यहाँ अचीव क्या करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये एक सिंपल सा सवाल पूरे रूम की एनर्जी और फोकस को वापस ट्रैक पे ला सकता है। मुझे तो लगता है कि ये सवाल हर जगह काम आ सकता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक बहुत ही असरदार टूल है। जब आप किसी प्रॉब्लम के एसेंस तक पहुंच जाते हैं ना, तो उसका सल्यूशन खोजना बहुत आसान हो जाता है। आप इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल, आप सुपरफिशियल सिम्टम्स पर टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि सीधे रूट कॉज पर अटैक करते हैं। और आज के सोर्स की यही खूबसूरती है। उसने हमें कोई भारी भरकम डेटा नहीं दिया, लेकिन उसने हमें डेटा को देखने का, उसे प्रोसेस करने का एक पूरा नया नजरिया दे दिया। ये सच में एक बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन रही। और हाँ, यहाँ हम अपने श्रोताओं को ये भी क्लियर कर दें कि आज की हमारी इस चर्चा का मकसद किसी पर्टिकुलर धर्म या फिलॉसफी को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो सोर्स था, जिसमें केवल द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म लिखा था, उसे हमने सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज किया, ताकि हम ज्ञान, संक्षिप्तता और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें। और हमने पूरी निष्पक्षता के साथ इन विचारों को सामने रखा है। हम किसी भी तरह के धार्मिक या राजनैतिक विचारों का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। बिल्कुल। नॉलेज ऑफ फिलॉसफी हमेशा न्यूट्रल होती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। सही कहा। तो चलिए, आज की इस डीप डाइव को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे लिसनर्स एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करें। वो क्या है? हमने आज देखा कि कैसे एक इतने बड़े ऐतिहासिक विषय को उसके सार के रूप में देखा जा सकता है, और कैसे हिस्ट्री के बड़े बड़े मूवमेंट्स सिर्फ कुछ शब्दों के सहारे चले। हाँ? अब जरा अपने बारे में सोचिए। अगर आपको अपनी पूरी लाइफ की फिलॉसफी, अपने सारे एक्सपीरियंसेस और आपकी जो सबसे कोर वैल्यूज हैं, उन्हें सिर्फ 2 शब्दों के एसेंस में समेटना हो, तो वो 2 शब्द क्या होंगे? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या आपके लिए खुद को और अपने बिलीव्स को चंद शब्दों में डिफाइन करना आसान है?
या फिर आपको लगेगा कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को इतने कम शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये बहुत मुश्किल लगेगा। हाँ, क्या सच्ची समझ हजारों पन्ने पढ़ने में है या अपनी पूरी दुनिया को 2 शब्दों में समेट लेने की हिम्मत में? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें और सही सवाल पूछते हैं।